नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.76% हुई। केंद्र सरकार और आईसीएमआर ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच संबंधी आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान निवर में बदल गया है। तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के कई जिले प्रभावित और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा तथा राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस बैठक में शामिल थे। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति जारी रखने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इन आर्थिक सुधारों से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार की गति सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। We have been taking absolutely strong reform-related measures. The reduction in corporate tax in September 2019 to be the lowest as much as possible compared with many developed economies or emerging economies. 15% and with nothing else added to it. Taxation, corporate rate being 15%, the lowest I would think anywhere in the world. निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेगी। कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बहुराष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है। Not to reject India's role in global trading community. Not to reject India's role in the manufacturing story, which actually should be, like the way you have said very clearly, that India should become a major investment hotspot. And for that, we have to make sure that we get everything right. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जम्मू के नगरोटा में सुनियोजित आतंकवादी हमले को लेकर विदेश मिशनों के प्रमुखों के चुनिंदा समूह को जानकारी दी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित इस घटना से सुरक्षा और कूटनीतिक असर के बारे में भी बताया है। सुरक्षा बलों ने 19 नवंबर को आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। सूत्रों ने बताया है कि कोविड-19 हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पहली बार छोटे समूह में कई जानकारियां दी। दूसरे अन्य सचिव भी अपने क्षेत्राधिकार में मिशन प्रमुखों को सूचित करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि संबंधित सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी साझा की जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व की ऐसी कई घटनाओं का ब्यौरा साझा किया गया जिनमें जैश-ए-मोहम्मद की मिलीभगत रही। आतंकवादी फरवरी 2019 कांड के बाद भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। ये सब जिला विकास परिषद के चुनाव में गड़बड़ी पहुंचाने की कोशिशों का हिस्सा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर आतंकी हमले का उद्देश्य दुख की बात है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ एक समझौता किया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि ये समझौता जम्मू कश्मीर को खेल उत्कृष्टता का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य के मुख्य सचिव सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना भी मौजूद थे। ओडिशा विधानसभा ने कल ओडिशा आवश्यक सेवाएं रखरखाव संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक में राज्य कर्मचारियों की आवश्यक सेवाओं को देखते हुए 1988 के मौजूदा कानून के तहत उन्हें हड़ताल करने से रोकने संबंधी संशोधन है। विधेयक में आवश्यक सेवाओं के दायरे को बढ़ाते हुए अग्निशम सेवा, आबकारी, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं संचार जैसे विभागों को शामिल किया गया है। संशोधित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अवैध हड़ताल के लिए पैसा खर्च करने या प्रोत्साहित करने पर 1 साल तक की जेल या 5,000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों हो सकती है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसा संशोधन कर्मचारियों, कामगारों की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन सरकार ने विधेयक की बचाव करते हुए कहा कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। श्रमिक संगठनों ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनके प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन की साजिश रची जा रही है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 125 सीटें हैं, जिनमें भाजपा के 74 सदस्य शामिल हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है। दूसरी ओर 75 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे 110 सीटें मिली हैं। अन्य दलों को 7 सीटें मिली हैं, जिनमें एआईएमआईएम के 5 सदस्य शामिल हैं। गुजरात के केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट कल से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारी अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को और अधिक उपयोगी बनाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.76% हुई। केंद्र सरकार और आईसीएमआर ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच संबंधी बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान निवर में बदल गया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई जिले प्रभावित। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा तथा राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा।
देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर 93.76 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2,134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच के आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कृतसंकल्प है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सचल कोविड-19 RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसे स्पाइस हेल्थ और ICMR ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। कोविड जांच के लिए परिषद की ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिनसे कोविड संक्रमण जांच की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। इस प्रयोगशाला में आम लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। ये पहल कोरोना जांच को सस्ता और आम लोगों तक पहुंच की दिशा में एक कदम है। 6 से 8 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्पाइस हेल्थ ने ICMR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत पूरे देश में जांच सुविधा और नमूने इकट्ठा करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में पहली जांच सुविधा दिल्ली में स्थापित की गई है। आने वाले दिनों में ऐसी और प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 10 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। शुरुआत में प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रतिदिन 1,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। बाद में हर प्रयोगशाला में जांच की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 तक कर दिया जाएगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि मास्क पहनने का अभियान शुरू किया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई चालक या यात्री बिना मास्क के पाया गया तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। ये निर्देश सभी वाहनों पर लागू होगा। दुकानदार और ग्राहक के बिना मास्क के होने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। इस बीच राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.25% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 3.57% अधिक है। सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 5,515 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 412 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 2,24,701 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कर्नाटक में कोविड-19 के 1,509 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार 1,645 लोग इस वायरस से स्वस्थ हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की दर 1.57% और मृत्यु दर 1.59% हो गई है। कर्नाटक का स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने जानकारी दी है कि कोविड-19 वैक्सीन आते ही उसके वितरण के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 29,451 वैक्सीनेशन केंद्र और 10,008 वैक्सीन देने वालों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने जानकारी दी है कि 2,855 कोल्ड चेन का चयन किया गया है, जहां वैक्सीन रखे जा सकते हैं। बेंगलुरु, शिवमोगा और बल्लारी में वैक्सीन वितरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। राज्य में अभी 10 वॉक इन कूलर्स और 4 वॉक इन फ्रीजर्स मौजूद हैं। केंद्र सरकार 3 वॉक इन कूलर्स और 2 वॉक इन फ्रीजर्स को दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा डीप फ्रीजर्स और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर देने का वादा है और अधिक यूनिट की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 921 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 2,65,049 हो गई है। राज्य में कल 42,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये 95.28% हो गई है। राज्य में अब तक 2,52,565 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 4 और लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 1,437 हो गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान 50 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,710 हो गई है। राज्य के चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार इस दौरान 11 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 3,203 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें विभिन्न कोविड उपचार केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 87.51% हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 502 है। त्रिपुरा में अब तक कोरोना से संक्रमित 31,273 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 19 नए मामलों का पता चला है। इस दौरान 27 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कल एक व्यक्ति की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 367 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 32,400 हो गई है। गुजरात में सूरत नगर निगम ने कोविड बिस्तरों को बढ़ाने का फैसला किया है। नगर निगम आयुक्त बंछानिधि पाणी ने बताया कि कोविड के उपचार के लिए शहर में बिस्तरों की संख्या 129 से बढ़ाकर 560 कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुजरात सरकार ने संक्रमण की जांच के लिए 4 बड़े शहरों में जांच केंद्र बढ़ाने का भी फैसला किया है। गुजरात में संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद राज्य सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। सूरत नगर निगम द्वारा कपड़ा बाजार में 13 और हीरा बाजार में 5 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने के बाद शहर में परीक्षण केंद्रों की कुल संख्या 200 हो गई है। सूरत नगर निगम द्वारा सभी दवाई की दुकानों को अपने नजदीक के परीक्षण केंद्रों के बारे में साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा भी दिवाली के बाद संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। नगर निगम द्वारा अहमदाबाद में नए 35 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहां घर घर स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है। इस बीच डांग और वलसाड़ के पर्यटक केंद्रों को जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संगठित और समयबद्ध तरीके से कोविड टीके के संबंध में सभी प्रबंध किए जाने का निर्देश दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन की उपलब्धता सभी जिलों में 15 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया समय से और सभी विभागों के आपसी तालमेल के साथ पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरी क्षमता के साथ कोविड परीक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड के संबंध में लोगों को जागरूक करने के प्रयास चलते रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में 8 नई कोविड लैब का लोकार्पण भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के हाल ही में बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के एकत्र होने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने शादी समारोह स्थल पर लोगों की संख्या 101 तक सीमित कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हवाई, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 25 नवंबर से लागू किए जाने वाले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हवाई, रेल या सड़क माध्यम द्वारा दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले RT-PCR नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है। एसओपी ने यह भी कहा है कि यात्रा के शर्तों को
पूरा करने वाले लेकिन RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट न होने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित हवाई अड्डों या रेलवे स्थानकों पर अपनी लागत पर RT-PCR परीक्षण से गुजरना होगा। परीक्षण करने के बाद ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने 4 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश में तिरुचनूर में पद्मावती अम्मावरी मंदिर का दौरा किया और वहां अम्मावरी पूजा में भाग लिया। राष्ट्रपति के साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी इस मंदिर का दौरा किया। इससे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का रेणुगुंटा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के साहसी जनरल लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि लचित बोरफुकन एक उत्कृष्ट नेता और रणनीतिकार थे। उन्होंने असम की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा है कि गरीबों और दलितों को सशक्त बनाने की दिशा में बोरफुकन का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर आज सवेरे चक्रवाती तूफान निवर में बदल गया। इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के विभिन्न जिलों में व्यापक वर्षा हुई है। चेन्नई में कल शाम से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। चेन्नई में मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान निवर पिछले 3 घंटे से स्थिर है। इस समय ये पुद्दुचेरी से 410 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और चेन्नई से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगले 24 घंटे में इसके तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। ये कल शाम तक पुद्दुचेरी के निकट मामल्लपुरम और कारिक्कल के बीच तट को पार कर लेगा। इसके प्रभाव से प्रति घंटा 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान निवर की स्थिति के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से बात की। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के सुरक्षित रहने की प्रार्थना की। चक्रवाती तूफान निवर के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से अगले 3 दिन तक राज्य के तटीय जिलों और रायलसीमा क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के संबद्ध विभागों और जिला प्रशासन को अगले 2 दिन तक सतर्क रहने को कहा गया है। मछुआरों को 3 दिन तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अमरावती के मौसम केंद्र के प्रमुख एस चला ने आकाशवाणी को बताया कि तूफान के प्रभाव से अगले 2 दिन समूचे राज्य में सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण तटीय आंध्र और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 स्थानों पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के कारण काफी ठंड रही। सबसे कम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान फूलबनी जिले के दारंगीबाड़ी में दर्ज किया गया। भुवनेश्वर में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर के अलावा तापमान में भारी गिरावट के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में घने कोहरे दिखी गई है। फुलबानी और सुंदरगढ़ जैसे जिलों में कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई थी। अन्य क्षेत्रों में भी सवेरे सवेरे सामान्य दृश्यता प्रभावित हुई थी। दूसरी ओर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर चक्रवाती तूफान की और तेज होने की संभावना के चलते मौसम विभाग ने दक्षिण ओडिशा के मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिलों में अगले गुरुवार भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। अमेरिका में सामान्य सेवा प्रशासन ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों से सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए औपचारिक रूप से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। मिशिगन में श्री बाइडेन की जीत को आधिकारिक रूप से प्रमाणित कर दिया गया है।
सामान्य सेवा प्रशासन की घोषणा के बाद अमरीकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि वो बाइडेन की टीम को पेशेवराना तथा व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से समर्थन देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री का इस समय संबोधन चल रहा है। आइए सुनते हैं। उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फैटेलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। और वो भी मैंने जैसे कहा, छोटे छोटे इलाके में देखा जाए एक मृत्यु हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए। कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी मैसेजिंग है, इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा। जैसे कुछ समय पहले हर संगठन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ है और तापमान 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ है। तापमान 15 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में वर्षा और हिमपात की संभावना है। तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में हल्की बर्फबारी की संभावना है। तापमान 2 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जाने माने नेता सर छोटू राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा और किसान कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटू राम ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। छोटू राम श्रमिकों, वंचितों और शोषितों की आवाज बने और समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.76% हुई। केंद्र सरकार और आईसीएमआर ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच संबंधी बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान निवर में बदल गया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई जिले प्रभावित और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा तथा राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।